ठीक है, देखो भाई इस बार क्या मालूम है एवरीवन हियर, देखो आप है ना एक चीज नोटिस करो, इस पूरे चैप्टर में एक सीक्वेंस चल रहा है। सिचुएशन देते हैं, बोलते हैं इसका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो, ये सिचुएशन लो, इसका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो, अलग अलग बार अलग अलग सिचुएशन दिए। इस बार क्या देंगे, इस बार है ना बोले एक सर्कुलर आर्क है, सर्कल नहीं है, सर्कल नहीं है, सर्कुलर आर्क है। क्या मतलब सर इसका, देखो अगर ऐसा पूरा रहा ना तो सर्कल, इधर फटाफट इधर कनेक्ट हो जाओ, जल्दी जल्दी इधर कनेक्ट हो जाओ। अगर पूरा रहा ना तो सर्कल, लेकिन सर्कल का मान लो सिर्फ तुम इतने हिस्से की बात कर रहे हैं, इसको कहते हैं आर्क ऑफ अ सर्कल। क्या कहते हैं इसको? मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ भाई, ये सब हमने ना 10th में 9th में पढ़ा है। ओके, आर्क ऑफ अ सर्कल, और हमारे पास थ्योरम वीरम पड़े इसके। खैर एनी हाउ, तो इसको कहते हैं सर्कुलर आर्क। और अगर यहाँ पे डायग्राम देखोगे तो आपको दिखेगा कि इस बार सर्कल नहीं है, सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम सीधे बैठो सीधे बैठो सीधे बैठो एक्टिव एकदम, जिसको हम, हमारे पास आज एक सर्कुलर आर्क है और उस सर्कुलर आर्क में से क्या फ्लो हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है, और हमसे बोला गया है कि भैया इस सिचुएशन में बताओ, इस सिचुएशन में कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये सिचुएशन। ठीक है, फाइन एवरीवन, तो ये कहानी है। चलो सुनते भाई, क्लियर, रेडी? अनस क्वेश्चन पढ़ना, डिराइव। चलो भाई, हमसे क्या बोला गया है? बोले सीन ये है कि हमारे पास है ना एक ये है, क्या है, आर्क ऑफ अ वायर, उसमें से क्या फ्लो हो रहा है, करंट। बोले उसके सेंटर पे, उसके सेंटर, सर इसका सेंटर कैसे होगा? सोचो अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, एक तो हर सर्कल का कुछ ना कुछ तो होता ही है ना। ओके, तो मान लो ये इसका सेंटर है, मान लो ये इसका सेंटर है, ठीक है, तो ये आर्क है और ये उसका सेंटर है। हमसे बोला गया है इस सेंटर पे बताओ कितना, हाँ उसका एक एक्सप्रेशन या फॉर्मूला बताओ। ठीक है, तो सीन समझ में आ रहा है क्या है? तो हमारे पास क्या है, सब बोलो क्या है हमारे पास, एक उसमें क्या फ्लो हो रहा भैया, उसके उसमें हमको क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हुआ, लेकिन कहाँ, सेंटर पे, उस आर्क के। ठीक है, यहां तक कहानी? ओके चलो भाई, ये तो हमने सिचुएशन समझ गए, अब इसके अंदर जाते हैं। ओके, डोर बंद कर दो। चलो सुनो भाई, तो सबसे पहला पॉइंट हियर, हाँ बोलो अनस, बस थोड़ा सा ओपन रखो, थोड़ा सा ओपन रखो, चलेगा। एक्स वाई कैरिंग अ करंट आई, है ना, कुछ नहीं भाई, जो दिख रहा है वही बोला। ये हमारा कौन है, सर्कुलर आर्क ऑफ वायर, जिसको नाम दिए, क्या नाम दिए, एक्स वाई, उसमें से क्या फ्लो हो रहा है, करंट है, बराबर। अब इस सर्कुलर आर्क ने सेंटर पे, यहां पे देखो एक एंगल बनाया, क्या बनाया, एक, हाँ लिखा है द सर्कुलर आर्क एक्स वाई, एंगल बनाने को इंग्लिश में कहते हैं सबटेंड्स। क्या बोलते हैं? हाँ, जब कोई एंगल बनाता तो उसको कहा जाता है सबटेंड्स एन एंगल। ओके, सबटेंड्स एन एंगल थीटा। कहाँ पे बना है एंगल, सेंटर पे। अच्छा एवरीवन, अगर ये सेंटर है, अगर ये सेंटर है और ये सर्कल का आर्क है, तो बट ऑब्वियस ये हिस्सा क्या होगा, रेडियस। वही तो लिखा है भैया, उसका रेडियस कितना है, सिंपल। ओके, थोड़ा ना जोर से, एकदम जोर से और एकदम लाउड और एकदम फास्ट। हाँ, इनको मिलेगा, फोन भी चला जाएगा। ठीक है, चलो भाई अब सुनो, कहानी में आगे बढ़ते। ठीक है, अब हर बार की तरह हमको मालूम है पूरा आर्क हम एक साथ लेंगे नहीं, हम उस बड़े से आर्क का एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करेंगे जिसको कहते हैं लेंथ एलिमेंट। वो लेंथ एलिमेंट का कितने का है भैया, डीएल बार, है ना। पूरे का लेंथ होगा, हो सकता है एलओ, लेकिन छोटे से एलिमेंट का लेंथ कितना होगा, डीएल बार। अच्छा अभी सुनो भाई, एक इंपॉर्टेंट चीज, ये डीएल बार और ये रेडियस, ये डीएल बार और ये रेडियस हमेशा एक दूसरे को, हाँ लिख लो, बना लो भाई, बना लो, आपको याद रहेगा। हाँ, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इस सिचुएशन में हम यूज करेंगे, इस सिचुएशन के लिए हमारे पास एक ही लॉ है,
कौन सा लॉ है सर? बायोट सेवर्ट लॉ। और इस सिचुएशन के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, अली बुक से देख के पढ़ना ये लॉ, फॉर्मूला डीबी बार क्रॉस, है ना। अब हमको मालूम है भैया ये फॉर्मूला हमने कई बार यूज किया एवरीवन। ओके, तो हमने वही वाला बायोट सेवर्ट लॉ यूज किया, फिर से पढ़ना भाई जोर से। लेकिन हमको मालूम है ना एवरीवन कि भाई एल बार क्रॉस आर बार, ये तो वही वाली कहानी हो गई, ए बार क्रॉस बी बार, जिसको हम कई बार पढ़ चुके। क्या होता है भैया? ए बी साइन थीटा। तो ए बार क्रॉस बी बार अगर ए बी साइन थीटा है तो डीएल बार क्रॉस आर बार होना चाहिए डीएल आर साइन थीटा। लेकिन हमको मालूम है थीटा, अभी मैंने आपको बताया साइन थीटा कितना है, तो साइन 90 क्या होता है? यही बचेगा। थोड़ा जोर से और एक बार। ओके, अब इसको हमने जानबूझ के ना इक्वेशन नंबर क्या दिया 1। अब सुनो अच्छे से, ये डीबी जो हमको मिला ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन सिर्फ किसका? 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 उस छोटे से एलिमेंट का। हमको तो पूरे आर्क का चाहिए, वायर का चाहिए। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए भैया टोटल फील्ड। तो टोटल फील्ड के लिए हर बार की तरह क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। यही तो करते भाई, यही तो करते। ओके चलो, और वही करेंगे। ये देखो भाई, पढ़ो बी बार। हाँ, बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी। अब आपने को तो मालूम है ना एवरीवन, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स होता है। मैं हमेशा कहता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अगर एक्स होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ डी बी क्या होगा? बी। ठीक है, इंटीग्रेशन क्यों करें सर? क्योंकि हमको टोटल फील्ड चाहिए। ठीक है, अब रही डीबी की वैल्यू। डीबी की वैल्यू तो हमारे पास है, इस वैल्यू को उठा के यहां डालेंगे। और इंटीग्रेशन की कहानी तो आपको मालूम है, जितने भी कांस्टेंट है सब खाली पढ़ना जोर से। बी बी इक्वल टू, जोर से पढ़ना, हमेशा ऐसे ही पढ़ोगे। 0 टू थीटा, 0 टू थीटा। ओके, इस बार हमारा एंगल थीटा है ना। ओके, तो 0 से लेके थीटा तक। ठीक है, चलो भाई फिर से पढ़ना, स्टेप जोर से बराबर पढ़ना। ओके चलो भाई, अभी एक चीज याद रखना। हाँ, तो हमारे पास है ना एवरीवन डीएल अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन एक चीज बता रहा हूं, जरा ध्यान से याद रखना। डीएल का फॉर्मूला ये है आर डी थीटा। नोट कर लो, डीएल इक्वल टू आर डी थीटा। ठीक है, ओके, डीएल इक्वल टू आर डी थीटा। ओके, एक्चुअली क्या है मालूम है? आर इधर आता है, डी थीटा का फॉर्मूला है डीएल अपॉन आर। एक्चुअल फॉर्मूला ये है। ओके, एक्चुअल फॉर्मूला ये है। एरोन इधर ध्यान दे। ओके, डी थीटा इक्वल टू डीएल अपॉन आर, उसको घुमा के ये फॉर्मूला बना ली। ठीक है, चलो भाई एवरीवन हियर। वैसे सर थीटा कौन है? हमेशा जो आर्क होता है ना, सुनो, उसका एंगल थीटा होता है। हमेशा जो आर्क होता है ना, उसका लेंथ एल होता है और रेडियस आर होता है। तो एल को क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ आर्क। लिख लो फटाफट। थीटा को क्या बोलते हैं? एंगल, एंगल ऑफ या मेजर ऑफ आर्क। आर ऑब्वियसली कौन है? रेडियस। ये फॉर्मूला उसी से बनता है। ठीक है, लिख लो सब, नोट कर लो। हाँ, थोड़ा पानी डाल के फेंक देना पहले। ओके चलो, रेडी एवरीवन हियर। तो हाँ, जोर से बोलो सब लोग। डीएल को क्या लिखा हमने? आर डी थीटा। ओके, अब एक चीज सुनो, एक आर कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा एवरीवन? 1 अपॉन आर बचेगा। क्या बचेगा? बोलो ना, है ना। तो ऐसा बचेगा, देखो, इंटीग्रेशन 0 टू थीटा इंफिनिटी थीटा 1 अपॉन आर डी थीटा। सही है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, इंटीग्रेशन के अंदर तो सिर्फ वही रहेगा ना जो वेरिएबल हो। कांस्टेंट तो हमेशा, और कांस्टेंट कौन है और वेरिएबल कौन है, वो कौन डिसाइड करता है ना। मैंने बंदे का नाम बताया था आपको इंटीग्रेशन करते वक्त, किसको ऑपरेटर बोलते हैं हम लोग। ओके, ये बंदा डिसाइड करता है कि भैया अंदर कौन रहेगा और बाहर कौन रहेगा। तो भैया अब अगर ये डी थीटा है, क्या है, तो अंदर वही लोग रहेंगे जिनके पास थीटा हो। ये तो क्या है? 1 अपॉन आर। तो इसको इंटीग्रेशन के, ये देखो,
ये जो बंदा है ना इंटीग्रेशन के एक्चुअली बाहर आ जाएगा। तो अंदर कौन बचेगा सर? अंदर खाली डी थीटा बचेगा। अब आपको तो मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा क्या होगा? थीटा। समझ में आया गेम कैसा है? ओके, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा क्या होगा? थीटा। ओके, सारी कहानी लिखते चलो एवरीवन। अब एक्चुअली क्या होता है मतलब, एक और चीज सुन लो, सुनो, एक और चीज पहले लिख लो, फिर मैं और एक चीज बताता हूँ। हाल ढंग से वहां पे देखना कौन सी टीचर है जरा, 10th में देख के आओ कौन सी टीचर है। रेडी? कौन सी टीचर है? हाँ, इधर सुनो। एक्चुअली एवरीवन कहानी में एक और चीज है। जैसे हमने बोला आंसर अपना क्या है? थीटा। क्या आंसर है? लेकिन ये भी तो देखो है ना, उसको लिमिट था, नीचे क्या था, ऊपर क्या था। और आपको पता है इंटीग्रेशन होने के बाद क्या करते? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या करते? ये हमारा अपर लिमिट है, ये हमारा, तो हमको यहाँ पे एक बार अपर लिमिट डालना है, यहाँ पे एक बार, तो क्या आएगा? अपर लिमिट थीटा, लोअर लिमिट 0, थीटा माइनस 0, अल्टीमेटली फिर से, इसीलिए आंसर में थीटा। समझ रहे हो? क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने के बाद भी थीटा ही आएगा। ठीक है, फाइन, ओके, चलो भाई। तो मतलब ये पूरे इंटीग्रेशन का आंसर थीटा था। बाकी तो पहले से ही बाहर थे। देखो μ0/4 पाई आई, इतने लोग पहले से ही बाहर थे, और बाद में आर कैंसिल होने के बाद आर भी तो बाहर आ गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने के बाद हमको क्या मिला? थीटा। इसलिए फाइनल आंसर ये है, B = μ0/4 पाई I/r थीटा। ठीक है, ये सब लिख लो जरा जल्दी से, लिख लो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाली कहानी। क्वेश्चन में हमसे ये भी कहा गया था कि भाई और थोड़ा आगे करो, कि पहले आर्क का निकालो और बाद में क्या करो मालूम है? पूरे सर्कल का निकालो, है ना। तब देखो पूरा सर्कल, अब आप ही पहले तो मेरे को एक बात बताओ, पूरा सर्कल, अगर ये सर्कल कंप्लीट हो जाए तो थीटा कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ओके, 360 को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड? 2 पाई। इसीलिए अगले स्टेप में देखना क्या लिखा है, खाली जोर से पढ़ो, फॉलो। फॉर अ फुल सर्कुलर वायर, अब हम आर्क नहीं ले रहे, क्या ले रहे? पूरा का पूरा। तो 360 और 360 मतलब थीटा कितना हो गया भैया? इसका मतलब ये जो थीटा है ना, उसकी जगह पे हम क्या डालेंगे? इसलिए हमारा फॉर्मूला बन गया, पहले हमारा फॉर्मूला था B = μ0/4 पाई I/r थीटा, अब थीटा की जगह पे आ गया। तो अब कॉमन सेंस ये कहता है एवरीवन कि भैया पाई 2 2 × 4, तो अल्टीमेटली मिलेगा, सब बोलो। तो आप याद रखना एवरीवन, कभी भी ऐसे टाइप के अगर न्यूमेरिकल आए, आर्क रहा, तो ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद कर लो, और अगर सर्कल रहा तो ये फॉर्मूला याद कर लो इसको। ठीक है, दोनों को अच्छे से याद कर लो। इसके ऊपर बेस्ड अभी हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। ये वाला डिफिकल्ट है, इसलिए यही करेंगे। ठीक है, देखो सीन क्या है। ओके, सीन क्या है? क्वेश्चन को पहले 3-4 बार खुद से पढ़ लो अच्छे से। कुछ चीजें समझ में आएगी, कुछ चीजें नहीं समझ में आएगी, लेकिन इसको अच्छे से पढ़ लो। ओके, फिर मैं समझाता हूं आपको इसका मतलब क्या। जस्ट एक ब्रशअप होने के लिए पढ़ लो उसको, नीचे रख दे, गिर जाएगा। ठीक है, चलो सुनो, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इधर तो क्या लिखा है भाई यहाँ पे, खाली जोर से। गिवन, देखो सीन, देखो समझो। ये वायर को ऐसा सेटअप किया गया है कि ये वाले एरिया को नाम दिया गया है सेगमेंट 1, और इस वाले हिस्से को नाम दिया गया है
पहले तो ये याद रखना, आगे इसकी जरूरत पड़ने वाली। ठीक है, चलो भाई। अब एवरीवन बोले सेगमेंट 2 जो है ना, यानी ये वाला जो हिस्सा है ना, इसके वजह से हमको बोला गया ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पी। अब देखो पी किधर है, पी इधर है ना। इस हिस्से के वजह से पी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, इतना, वो हमको पहले से ही क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया है ना। हमको क्या पूछा गया, हमको पूछा गया है भैया पूरे वायर लूप की वजह से, पूरा वायर लूप यानी इसमें सेगमेंट 1 भी आएगा एंड 2 भी, इसको बोलते लूप, है ना। सेगमेंट 2 का आंसर उन्होंने दिया है, इसका मतलब हमको सेगमेंट 1 का निकालना पड़ेगा और इसके साथ प्लस करना पड़ेगा, है ना। 2 का उन्होंने दे दिया है, 1 का हम निकालेंगे, फिर दोनों को क्या कर देंगे प्लस, क्योंकि उन्होंने कहा है भैया उनको पूरे लूप का चाहिए। ओके, चलो भाई, इतना तो अच्छा हो गया कि 2 का उन्होंने दे दिया, 1 का हम लोग निकाल लेंगे। ओके, लेकिन कहानी बहुत सिंपल है एवरीवन। 1 का निकालेंगे, उसको मान लो B1 नाम दे दिए, 2 का उन्होंने दिया है, उसको B2 नाम दे दिए, दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे प्लस। देखो लिखा है ना, सम करेंगे भैया, क्योंकि हमको चाहिए टोटल मैग्नेटिक। ठीक है, चलो भाई। तो भाई क्योंकि उन्होंने 2 का दिया है, ओके, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है, इसको हम लोग क्या नाम देंगे B2, है ना। 2 का दिया ना उन्होंने, 1 का थोड़ी दिया, 1 का तो अपने को निकालना भाई, 2 का दिया इसलिए उसको क्या नाम दे देंगे B2। ओके, उसमें करेक्शन कर लो, B2 मतलब B2 उन्होंने दिया है, B1 हमको निकालना है ना। अच्छा जरा सीन देखो, B1 की खास बात ये है, B1 की खास बात ये है, B1 तो एक सर्कुलर आर्क की तरह है। शेप देखो इसका, शेप देखो, अभी अभी जो डेरिवेशन किया वो याद आ जाएगा आपको। यहाँ सर अभी अभी जो डेरिवेशन किया तो उसमें भी तो सर्कुलर आर्क था, हाँ भले इतना बड़ा नहीं था लेकिन शेप तो यही था, आर्क ही था वो भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां का फॉर्मूला यहाँ लगा सकते। देखो खेल समझो अच्छे से, उनको बराबर मालूम था कि भैया हमने अभी भी ये नहीं किया, इसलिए उसका आंसर उन्होंने दे दिया, है ना। उनको मालूम है तुम इसमें टाइम लगा दोगे, इसलिए उसका आंसर उन्होंने दिया। ये जो डिवाइड किया ना, H लिखा है 45 डिग्री, ये सब हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि इसका हमको कैलकुलेट करना ही नहीं है, इसका तो उन्होंने खुद ने दे दिया है। रॉन्ग लिखा है लेकिन दिया है ना। हमको सिर्फ इसका निकालना है, और अच्छी बात है कि इसका फॉर्मूला अभी अभी हमने देखे। तो आर्क का फॉर्मूला है ना तुम्हारे पास, है ना। ओके, तो भाई आर्क का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, जरा देखो भैया, आर्क का फॉर्मूला यही था क्या, इसको फिर से करेक्शन कर लो, B1 है ये, तो B1 इक्वल टू म्यू 0 B1 कर लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ये 1 है ना। हाँ यार वो समझ लो अभी यार, माफ कर दो उसको, इधर B1 हर जगह B1 कर दो। तो B1 इक्वल टू म्यू 0/4 पाई I अपॉन R इंटू थीटा, यही फॉर्मूला था ना, यही था क्या। ओके, अब रही बात थीटा की, किसकी भाई, थीटा की। अब एक चीज सुन लो अच्छे से, उन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि भाई ओके अच्छा अपने बुक में दिया हुआ है कि ये 90 है, ये कितना है, तो ऑब्वियसली एवरेज पूरा सर्कल कितने का होता है, 360 का, कितने का। अब आप ही बताओ ना, ये अगर 90 है तो बचेगा कितना। तो अगर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो भी कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं ना हम लोग एवरेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा थीटा कितना है भैया, 270 को ये बोल सकते क्या, क्या बोल सकते। हाँ याद रखना भाई, ये कौन है ये। चलो भाई फॉर्मूला ली जोर से, हाँ सारे करेक्शन कर लो भाई। अच्छा भाई थीटा की वैल्यू कितनी मिली हम लोग को, 3π/2 डाल देंगे यहाँ पे, 3π/2 क्या होगा सर, पाई। हाँ तो भाई ये मिला हमको B1, पढ़ो। ठीक है, अब मेरी बात सिंपल सी बात है क्या भाई। अच्छा एवरीवन एक सेकेंड, इन्होंने तो पाई कैंसिल भी नहीं किया है, हम भी नहीं करेंगे, पढ़ो। B1 इक्वल टू, है ना, B2 हमारे पास था, B1 हमने निकाल लिया, और हमने पहले ही सुन रखा है, निकाल के रखा है, लिख के रखा है कि भैया फाइनल आंसर के लिए हम दोनों को, तो भैया B2 का आंसर यहाँ पर, B1 का आंसर यहाँ पर। दोनों आंसर लिखने के बाद इमेजिन करो कि क्या अगर हमने दोनों आंसर लिखा
आपके बुक में दोनों आंसर है, और लिखने के बाद अगर हमने कॉमन निकाला क्या यही मिलेगा, है ना। देखो भाई, म्यू 0 I अपॉन 4 पाई r इधर भी है और उधर भी है ना। उस बंदे के पास क्या था, √2, इस बंदे के पास क्या है, 3 पाई/2, यही बच जाएगा अंदर। और क्या करना, कुछ नहीं करना, इधर तक लाके छोड़ दो, सही है। ओके, अगर डायरेक्शन पूछा जाए, क्या पूछा जाए, तो भैया आप ही देख लो यहाँ पे करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है ना। तो राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करो। ओके, कहाँ जा रहा, थंब कहाँ जा रहा है मेरा, अंदर जा रहा है कि बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है। अंदर को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इनसाइड द प्लेन ऑफ द, ठीक है। सब अपने रूल पढ़े ना, राइट हैंड रूल, फलाना रूल, सब यहीं पे तो अप्लाई करना है भाई, ठीक है। ओके, चलो एवरीवन हियर सुनो। तो इस बार फिर एक बार हमारे पास एक, उसमें से ये देखो, ये है हमारा सर्कुलर लूप, उसमें से क्या फ्लो हो रहा है, करंट। अब सुनो एक बात इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। इस सर्कुलर लूप में ये सेंटर है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना है फ्रेंड। इस सर्कुलर लूप में ये सेंटर है, सेंटर में से जो लाइन पास होती है ना, एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक और चीज सुन लो, एक और चीज देखो, बहुत सारी चीजें वहां पे काम में नहीं आती लेकिन आगे काम में आती है, मैं इसको पहले से बता देता हूं आपको, सुनो। ऐसे को एक्सिस बोलते हैं, लेकिन अगर कोई लाइन ऐसी हॉरिजॉन्टली पास हुई ना, कहां से पास हुई, हॉरिजॉन्टली, ओके, तो वैसे तो हम लोग उसको नॉर्मली डायमीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, कई बार ये लोग ये नाम से बुलाएंगे, इक्वेटर। क्या बोलेंगे, याद रखना, ये एक्सिस, ये इक्वेटर, लिख लो। हाँ भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड। क्या, देखो भाई, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ना, ये सर्कुलर लूप है, इसमें से क्या फ्लो हो रहा है, करंट। तो अगर इसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस हो रही ना, उसको कहते हैं एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड। क्यों सर, क्योंकि वो कहां पर है, इसीलिए उसका नाम ही है, क्या नाम है बोलो, पास यार। चलो भाई, तो हमको बोला जा रहा है भैया उसका एक क्या फाइंड करो, एक्सप्रेशन। और उसके बाद इतना ही नहीं, उसके बाद भी एक काम है, ठीक है, वो बात की बात बाद में, पहले हम लोग इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। चलो, तो भैया सीन ये है, कंसीडर अ लूप, ये अपना लूप है जिसका रेडियस है r, जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है I, उसको हमने रखे x एक्सिस और y एक्सिस से लिखा है प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन। इसका एक सेंटर भी है जो कहां पे, x और y एक्सिस के बीच में, और हमको मालूम है x और y एक्सिस के बीच के पॉइंट को कहा जाता है, ये चीज है जोर से। ठीक है भाई, ठीक है। अभी भाई, अब हमारे मेन पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। इधर ये जो पॉइंट है ना P, इस पॉइंट P की खास बात है, मुझे बताओ पॉइंट P कहां पर है, x एक्सिस पे कि y एक्सिस पे, सर वो कहीं नहीं है, अरे भैया वो तो z एक्सिस पे, तो ये x है, ये y है, ये, और हमारा पॉइंट P लिखा है लेट पॉइंट P बी ऑन, है ना, वो थोड़ी ना x एक्सिस y एक्सिस है भाई, वो तो z एक्सिस है ना, इधर इधर इधर, ठीक है। पेंसिल हाथ में ले, लिखते रहे शाबान, ओके। चलो इधर ध्यान दो, अब ये जो हमारा पॉइंट है ना, ये पॉइंट P, ओके, लिखा है हमने यहाँ पे ना एक छोटा सा ये लिए है, क्या लिए हमने, इसका लेंथ कितना है, इस डीएल बार से ये पॉइंट P कितनी दूरी पर है, वही लिखा है कि हमारा ये लेंथ एलिमेंट डीएल बार और हमारा पॉइंट P दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, जोर से पढ़ना लिए, एक कैन भी नहीं, बी ऑन बोलेगा, हाँ, है ना। अब यार सारी सिचुएशन के हिसाब से पहला काम मैग्नेटिक फील्ड कभी भी निकालने बोले छोटे से एलिमेंट का, तो हमको तो यार बायोट सेवर्ट ने पूरा फॉर्मूला दे के रखा है, पढ़ो जोर से, फिर से,
है ना भैया। अभी हमको मालूम है, देखो भाई इस पे फोकस करते, डीएल बार क्रॉस आर बार। अभी एक चीज याद रखना है एवरीवन, ओके। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ एवरीवन, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा क्या आएगा, तो भैया ए बार क्रॉस बी बार होता है ए बी साइन थीटा, तो डीएल बार क्रॉस आर बार भी होना चाहिए डीएल आर साइन थीटा, बराबर। ओ लेकिन क्या है मालूम है, सुनो 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 सर, साइन थीटा कहाँ चला गया, थीटा 90 है, थीटा क्या है, तो भैया साइन 90 क्या होगा। इसीलिए एवरीवन इसके बदले हमने सिर्फ डीएल बार क्रॉस आर बार इक्वल टू सिर्फ हमने क्या लिखा, डीएल इंटू आर। क्या लिखे भाई, बोलो ना। अब आप ही सोचो, अगर डीएल इंटू आर लिखेंगे तो एक आर क्या मिलेगा, डीबी इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई आई डीएल डीएल नीचे आर स्क्वायर। ये सही है ना, लिख लो फटाफट, लिख लो फटाफट। हाथ चलते रहना चाहिए, हाथ चलते रहे, सब लिख लिए, ओके। अगर ये लिख लिए तो अब मेरा एक सवाल है, अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मैं एक सवाल पूछूंगा, सर ये आपने कैसे बोल दिया थीटा 90 है, कहाँ दिया है सर थीटा 90 है, ये देखो एवरीवन, भाई डीएल और आर के बीच में एंगल कैसा 90 है, देखो ये है आपका डीएल बार, इधर देखो, और ये है आपका आर बार, है ना, ये है आपका डीएल बार और ये है आपका आर बार, इसके बीच का एंगल 90 है। और वो बात यहाँ पे लिखी भी है, इधर देखो, डीएल बार और आर बार क्या लिखा है, विल, सब बोलो, ये भी मार्क कर लो और वहां पे एक एंगल 90 बना लो ताकि आपको याद रहे। शायद आप नहीं लिखते अब, किसकी पेंसिल हो, अरुण तुम खड़े रहो, हाँ एक ही पेंसिल ला रहे हो, सबको बांट रहे हो, खड़े रहो। और किसकी इसके पेंसिल है भाई जो सबको बांटता है, ये चलो ठीक है, रेडी, सुनो यहाँ पे, ओके। अब जरा ना इस पे फोकस करते, सब देखो, इधर देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है। अच्छा यार यहाँ पे मेरे को एक बात बताओ, जरा इसको देखो सब लोग, हाँ ये ट्राइंगल को, ये और ये, ओके, ये है Z, ये है स्मॉल r और ये क्या है, अरे भाई जब ये रेडियस है तो ये भी तो बराबर ना, हाँ तब आप ही सोचो ना, सीन ऐसा है और ऐसा है, ये 90 है, ये Z है, ये R है, ये कैपिटल R है, तो आपको नहीं लगता इसमें पाइथागोरस यूज कर सकते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके। चलो है तो पाइथागोरस यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। क्या ये कहानी सही है, यही कहानी आगे लिखिए, देखो मैं हटा नहीं सकता, ओके, बना के लिख लो। अरुण आप इधर आके बैठ जाओ, इधर आओ, रेडी एवरीवन हियर, सुनो ध्यान से। तो भाई हम यहां तक पहुंच गए, देखो अली बराबर यही स्टेप था ना, बस तो ये उठा के यहाँ पे सब शुरू कर देंगे, हमारा फॉर्मूला ये बन गया, देखो dB इक्वल टू u0/4 पाई आई डीएल आर स्क्वायर के बदले ये डाल दिए Z स्क्वायर प्लस, ये ओके, ये हमने फॉर्मूला बना लिया, अच्छा अब सुनो, ओके। अच्छा आगे बढ़ने से पहले अब यहां तक की कहानी अगर क्लियर है तो जरा इधर ध्यान दो, हमने भैया देखो डीबी निकाल लिया, क्या निकाल लिया, डीबी कौन सर, इस एलिमेंट की वजह से आने वाला मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हमने अभी छोटा सा एलिमेंट ही तो लिया था, हर बार जैसे करते यार, छोटा सा एलिमेंट लेते उसका मैग्नेटिक फील्ड निकालते, वही तो किया अभी हमने। लेकिन हमारे क्वेश्चन में हमसे बोला गया था भैया एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड निकालो, क्या निकालो भाई, तो पहले एवरीवन एक काम करेंगे, सुनो एवरीवन जरा इधर ध्यान से देखना, ये जो वेक्टर है ना डीबी बार, इसको देखो दो कंपोनेंट में डिवाइड किया। अब हमको तो पता है ना वेक्टर को दो हिस्सों में डिवाइड करते, रिजोल्यूशन, वेरी गुड, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, तो इसको दो हिस्सों में रिजोल्व कर दिए। एक ये है जो परपेंडिकुलर है, इसलिए उसका नाम ही रखा गया डीबी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर की साइन है, आपके बुक में देखना बराबर दिखेगा। और दूसरा ये क्योंकि जेड एक्सिस पे, कहाँ पे, इसलिए इसको नाम दिए डीबी जेड,
समझ रहे हो नाम कैसे दिया गया? भैया ये परपेंडिकुलर है इसलिए इसको नाम दिए डीबी परपेंडिकुलर, इसको नाम दिए डीबी जेड। ओके, इसका बिल्कुल टेंशन मत लेना। क्यों सर? एवरीवन, ये जो सीन है ना, इस सीन के सिमेट्री की वजह से ये जीरो हो जाएगा, ये बंदा हमारा जीरो हो जाएगा, उसको छोड़ो। तो सर किसकी फिक्र करने का बचा? कौन? डीबी जेड, उसकी फिक्र करेंगे। ठीक है, अब डीबी जेड और डीबी में क्या कनेक्शन है सर? सुनो भाई एवरीबडी यार, डीबी जेड और डीबी में दोनों के बीच में एंगल है कितने का? थीटा। तो यार ये कहानी याद रखना, मैं बताऊंगा कैसे है, फिर भी बोलो क्या लिखा है, बोलो जोर से, बोलो जोर से। देखो कैसे आया मैं वो भी बता देता हूं, और इसके बाद पहले, इसके पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं। देखो एक सीन देखो, अभी यहाँ पे एक ट्रायंगल है, इसमें ये है थीटा, ये है डीबी और ये है डीबी जेड। आप ही बताओ, ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है, मतलब ये हो गया हाइपोटेनस, थीटा के बाजू वाला हो गया एडजेसेंट। सही बात है, हो गए। अब इधर 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 अली बाहर देखोगे, मैं बाहर कर दूंगा सीधा। हमारे पास एक फॉर्मूला है cos थीटा इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। सही है, ऐसा ही फॉर्मूला होता है, सब पढ़ो। अरे जोर से यार। अच्छा, तो एडजेसेंट में कौन है? डीबी जेड। देख लो एडजेसेंट में कौन है? डीबी जेड। हाइपोटेनस कौन है? डीबी। देखो हाइपोटेनस कौन है? डीबी। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? cos थीटा। अब ये डीबी को यहाँ लेके आएंगे तो आप ही बताओ क्या मिलेगा? डीबी जेड इज इक्वल टू डीबी इधर, डीबी cos थीटा। सब पढ़ो भाई, क्या मिला? क्या यही लिखा था वहां पे? है ना? देखो उसके पीछे की कहानी यहाँ पे दोबारा समझाता हूँ, सुनो कैसे कि। देखो ये जो छोटा सा ट्रायंगल है ना, सब इधर देखो, सब इधर देखो बाबा, इधर ये छोटा सा ट्रायंगल मैंने यहाँ बड़ा करके बना दिया आपको, आपके कन्वीनियंस के लिए बस। ये बंदा कौन है? डीबी जेड है सर। ये बंदा कौन है? देख लो भैया, डीबी है ना? बीच का एंगल कितना है भाई? थीटा है क्या ऐसा? है क्या ऐसा? हाँ, पहले सुन लो, इधर सुन लो भाई। वैसे ये बात मैं पहली बार नहीं बता रहा यार, ऐसे कितनी बार पहले बता चुका हूँ। ओके, आप बताते रहो सर, हम बोलते रहेंगे, जो भी है। cos थीटा, cos थीटा क्या होता है भैया? हाइपोटेनस हमारा डीबी है और एडजेसेंट हमारा है ना, बस डीबी सेड अपॉन डीबी। इसको यहाँ घुमा लो, सही है? ओके, चल लिख लो, ये सब कहानी लिख लो। डीबी जेड इक्वल टू डीबी cos थीटा, बराबर। ओके, अभी एक चीज सुनो यहाँ पे एवरीवन ईयर, जरा ना इस ट्रायंगल पे देखना। अभी इस ट्रायंगल पे ये क्या है? स्मॉल आर, ये क्या है? कैपिटल आर। इधर देखो, ऐसा 90 डिग्री है, ये स्मॉल आर, ये क्या है? बराबर। फिर से वही कहानी, यहाँ पे देखना थीटा है, क्या है? थीटा के बाजू वाला कौन होता है? 90 के सामने वाला कौन होता है ना? तो एडजेसेंट है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, यानी cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट में कौन है? कैपिटल आर, और हाइपोटेनस में कौन है? बोलो क्या मिला? cos थीटा इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। आप अपने बुक में देख लेना, वहां पे यही लिखा हुआ है, देखो अपने बुक में मिला, वो यहां से आया है। ओके, नोट कर लो, वो यहां से आया है। किस टाइम पे कौन सा ट्रायंगल लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ओके, नोट कर लो, लिख लो, इसको बना लो, सब लोग लिख लो। याद रखने की कोशिश मत करना भैया, याद रहा तो बहुत अच्छी बात है, लिखना जरूरी है। चलो, तो अभी ये भी मालूम पड़ गया कि भैया ये कहां से आया, है ना? अली पढ़ो, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। फिर से पढ़ना। अब ये जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर के बारे में हमने सुन रखा था। क्या सुन रखा था सर हमने? ये देखो अली, जोर से, स्मॉल आर स्क्वायर। ये स्टेप था ना? अब आप ही सोचो एवरीवन, अगर इसको टेकिंग स्क्वायर रूट किया जाए तो क्या मिलेगा? आर इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही मिलेगा। बस यही चीज की तो हमको जरूरत है, क्योंकि हमारे पास ऊपर स्मॉल आर है,
ये देखो क्या है यहाँ पे, स्मॉल आर, ये देखो, और स्मॉल आर की जगह पे हमने वही डाला ना जो निकाला था अभी, अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब रहा सवाल, सर क्यों निकाले हमने ये सब? सुनो भाई, सबसे पहले एवरीवन देखो भाई, ये जो हमारा डीबीजेड है क्या है, छोटे एलिमेंट की वजह से उस एक्सिस पे इतना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है। उस छोटे एलिमेंट की वजह से देखो, इस छोटे एलिमेंट की वजह से यहां पे इतना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है। लेकिन हमको तो पूरे लूप का चाहिए। जब पूरे लूप का निकालना हो तो बट ऑब्वियस है, हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ डीबीजेड क्या हो जाएगा, डीजेड, क्योंकि हमको तो मालूम है ना इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स एक्स होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डीवाई वाई होता है। ठीक है, अभी सुनो भाई, ये जो इंटीग्रेशन ऑफ डीबीजेड है उसका तो ये फॉर्मूला है, लेकिन ओके, मतलब अगला स्टेप एक्चुअली ऐसा होना चाहिए ना, बीजेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी कॉस थीटा, है कि नहीं? अब सुनो एवरीवन हियर, रही बात डीबी की, किसकी? डीबी का भैया हमने फॉर्मूला बनाया था पूरा ये वाला, बराबर। और बाजू में क्या था भैया, कॉस थीटा, और कॉस थीटा का भी तो वैल्यू हम लोग बना चुके है ना। तो अब अगर सोचो अगर हमने कॉस थीटा की वैल्यू यहां पे डाल दी, थिंक अबाउट इट, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है भैया, आर, क्या है ऊपर, आर, ये देखो पहले से सब कुछ था, अब कौन आ गया, आर, नीचे यहाँ पे क्या था, अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, एक और एक जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा। अंडर रूट को क्या लिख सकते, बोलो, वो 1/2 और ये 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3/2। सही लॉजिक है। फिर एक बार सुनो, वापस एक बार सब इधर सुनो, हमको डीबीजेड मिल चुका है, लेकिन हमको तो पूरे लूप का चाहिए, तो क्या करेंगे उसको, इंटीग्रेशन। जैसे इंटीग्रेशन करेंगे डीबीजेड का क्या हो जाएगा, बीजेड, है ना। लेकिन डीबीजेड क्या था भैया, डीबी कॉस थीटा। रही बात डीबी का फॉर्मूला अभी बनाए थे, μ0/4 पाई आई dl अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये डीबी का फॉर्मूला। बाजू में कौन है, कॉस थीटा। लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू बनाए थे हमने कैपिटल आर अपॉन दिस, तो भैया कैपिटल आर इधर आ गया। और रही बात इसका, इसको क्या लिख सकते, रेस टू, वो हाफ और ये 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 3/2। तो ये यहां तक लिख लो, सब कुछ लिख लो, अभी काम बाकी है एवरीवन। चलो सुनो आगे की कहानी, एवरीवन हियर, कभी अगर लाइट चली गई तो जल्दी से सब फैन बंद कर देना भाई, ओके। अगर लाइट गई तो फैन हैलोजन बंद कर लेना फटाक से जाके। सुनो यहाँ पे एवरीवन हियर, तो हम लोग यहां तक पहुंच गए। अब एक चीज याद रखना है, भले इतना बड़ा बड़ा स्टेप दिख रहा है और इन्होंने भी और डराया है, एक्चुअली है ना, मैक्सिमम लोग तो यहाँ पे कांस्टेंट है, एक ही बंदा है जिसका ढंग से इंटीग्रेशन हो सकता है। कौन है सर वो, बस बाकी सब के सब, मतलब अगला स्टेप जो आएगा ना वो एक्चुअली ऐसा आएगा, सब लोग बाहर, सिर्फ अंदर कौन आएगा, बाकी सब के सब बाहर। अंदर कौन आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। सुना आपने एवरीवन, ओके। अब इसने थोड़ा कंफ्यूजिंग तरीके से लिखा है, आप सबको बाहर निकाल के क्या करना, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल लिखना, तो एटलीस्ट साइकोलॉजिकली आपको लगेगा अरे बाकी के तो कांस्टेंट है, खाली इंटीग्रेशन किसका निकालना है, डीएल का। अब सुनो यार, हर बार की कहानी, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स एक्स होता है, डीएल का एल होना चाहिए, डीएल का क्या होना चाहिए, एल। लेकिन याद रखना एल यानी लेंथ, एल यानी, अभी सुनो हमारे पास नीचे क्या है, लूप है, सर्कुलर लूप है, क्या है, अब सर्कल का लेंथ मतलब सरकमफ्रेंस, सर्कल का लेंथ यानी सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। देख लो, इसीलिए ये सारे हमारे कांस्टेंट है जो बाहर है,
और अंदर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल एल होगा, और एल कितना भैया 2 पाई आर। नोट कर लो सारी चीजें। आगे तो हम लोग यहां तक पहुंच गए। ओके एवरीवन हियर। अभी सुनो एवरीवन, फाइनल आंसर बीजेड की जगह बीजेड लिख दिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 कैंसिल, तो क्या हो गया म्यू नॉट अपॉन 2, पाई पाई कैंसिल, आई की जगह आई आर इंटू आर, और बाकी जो ये पार्ट है वो सेम टू सेम एज इट इज। खत्म। ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है फाइन। अब एवरीवन हमारे क्वेश्चन में बोला गया था, सुनो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, पढ़ ली जोर से। बोले एक स्पेशल केस करो। मान लो कि ये जो है ना, ये वाला जो पॉइंट है ना, सुनो ये पॉइंट भी नीचे आने लगा। सीन इमेजिन करो, ये पॉइंट भी नीचे आते 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 कहां तक पहुंचा मालूम? ये जो लूप है ना इसके, मुझे एक बात बताओ, एक ही चीज पकड़ लिया आपने, सम सॉल्व हो जाएगा। अगर ये नीचे आया नीचे आया नीचे आया नीचे, यहां से यहां तक का लेंथ कितना था? अगर ये पूरा नीचे आ गया जेड कितना होगा? खत्म। यही खेल है। अगर ये समझ में आ गया, सब समझ में आ गया, पूरा सीन सॉल्व हो गया। लोगों को यही समझ में नहीं आता जेड 0 क्यों लिए। ठीक है समझ में आ गया गेम एवरीवन। अब सब इधर देखो, फटाफट इधर देखो। अगर z की जगह आपने 0 डाल दी तो ये तो हिस्सा चला जाएगा, आर स्क्वायर रेस टू 3/2 2 भी, तो आर ऊपर बचेगा आर स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा आर क्यूब, क्या बचेगा आर स्क्वायर और आर क्यूब कैंसिल होकर खाली क्या बचेगा आर। बाकी सब देखना म्यू 0 अपॉन 2 म्यू 0 अपॉन 2, बाजू में आए बाजू में, सब वैसे का वैसी है। सही है हो गया। खाली एक चीज की वजह से क्या z इक्वल टू 0, सारी कहानी चेंज हो गई है ना। इतना बड़ा फॉर्मूला इतना छोटा हो गया, क्यों? z की जगह 0 डाल दी। और z की जगह 0 क्यों डाले? क्वेश्चन में बोला गया था एक स्पेशल केस लो। सुनो यहां पे पहले, क्वेश्चन में बोला गया था एक स्पेशल केस लो। स्पेशल केस क्या है? बोले जो पॉइंट ऊपर है ना, सेंटर पे पहुंच गया, बोले कहां पहुंच गया, तो क्या होगा? तो भैया ये होगा। सही है, नोट कर लो। हर छोटी बड़ी बात जहां खुद के लैंग्वेज में लिखना है उसको खुद के समझने वाले लैंग्वेज में लिखो। ये ऐसा हुआ, वो क्वेश्चन ने ऐसा बोला था, इसीलिए ये करना पड़ा। हर छोटी छोटी चीज को खुद को समझने वाले लैंग्वेज में। सुनो ध्यान से, दो फॉर्मूले हमारे, सब इधर देखो। एक है बीजेड का फॉर्मूला और एक है ना, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में भी दो बातें पूछी गई थी। क्वेश्चन में भी दो बातें पूछे गए थे। एक बार बोला क्या था, एक्सप्रेशन निकालो इसका, उसका आंसर हमारा बीजेड है। और दूसरी बार बोला था एक्सप्रेशन निकालो कहां पर, सेंटर ऑफ द लूप पे। ओके, उसका फॉर्मूला ये है बीसी, है ना। दोनों के फॉर्मूले हमारे पास है। ठीक है, अब एक चीज और सुनो। कभी कभी क्या बोलेंगे भाई, इसी सिचुएशन में ये है, सब बोलो क्या है। अभी जैसे एक ही लूप था, बोलेंगे एन लूप है। अब हमारे फॉर्मूले में खाली आगे क्या डाल देना, खत्म। सही है, बस ये बातें याद रखना। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं जो न्यूमेरिकल में काम में आएगा। कभी कभी क्या होगा मालूम है, क्वेश्चन ऐसा आएगा, जब है ना पहले आपको बोलेंगे बीजेड कैलकुलेट करो, फिर बोलेंगे बीसी कैलकुलेट करो, या कभी कभी पहले बोलेंगे बीसी कैलकुलेट करो फिर बीजेड कैलकुलेट करो। ठीक है, ऐसे टाइम पे क्या करने का मैं बता रहा हूं।